मेरे यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं निखिलेश तंवर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि कामयाब न होने के कारण हम किन वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं। मैं इस विषय पर आपको सिर्फ एक ही सजेशन करूँगा कि हमें शिव खेड़ा जी की लिखी हुई किताब जीत आपकी का अध्ययन करना चाहिए। हमें उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो उसकी हमें ऑडियो क्लिप सुननी चाहिए, जिनको मैं निरंतर आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तो इसी विषय पर जो हमारा भी टॉपिक है, कामयाब न होने के कारण, इसी विषय पर आज चर्चा होगी, जिसका चौथा अध्याय है, जिसका नाम है हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं। तो सीधी सी बात ये कि कामयाब न होने के कारण इस चौथे अध्याय में साफ साफ लिखे हुए हैं। तो हमें इन जो कमियां हैं जो हमें पीछे धकेल रही है, हमको इनको अच्छी तरह से जानना होगा, पहचानना होगा, ताकि हम अपने जीवन में गलतियां न करें। तो इसी कड़ी में हम अपना चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है हमें कौन सी चीज़ें जीवन में पीछे धकेल रही हैं। तो हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4। नमस्कार दोस्तों, मैं सभी अपने YouTube चैनल के मित्रों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से हमारे पिछले अध्याय, जिनमें हमने पहले अध्याय में सीखा कि नज़रिए का महत्व, हम किस प्रकार का नज़रिया बनाए ताकि हम अपने आने वाले जीवन में नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। और हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा सकारात्मक नज़रिए कैसे विकसित करें, कि हमारा जो सकारात्मक नज़रिया है, एक तो होता है सकारात्मक नज़रिया और एक होता है नकारात्मक नज़रिया। तो हमें सकारात्मक नज़रिया हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, इस बारे में हमने अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं और उसकी ऑडियो क्लिप आप तक पहुंच चुकी है। उसके बाद हमने अध्याय 3 में पढ़ा कि सफलता, जिसका नाम था सफलता, कि जीत हासिल करने के तरीके, हमें अपने जीवन में किस प्रकार हम हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम इसी कड़ी में आज अपना चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताया गया है शिव खेड़ा जी द्वारा हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं। ये अध्याय नंबर 4 है कि किन कमियों की वजह से हम पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं और उनको हम ठीक करके किस प्रकार अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा अध्याय 4 हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे। उससे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं, आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे है हमारे आज के संदेह। जी हाँ, शिव खेड़ा जी आगे लिखते हैं, अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाए तो क्या होगा, हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना ही होगा। हम या तो एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाए, या उसे तेज़ी से चलाने के लिए ब्रेक हटा ले। इस उदाहरण और हमारी ज़िंदगी में काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टाल मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक हैं। यह चीज़ें हमें केवल कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेक को सही नज़रिए, उच्च स्वाभिमान और उच्च जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। हाँ जी, तो आगे शिव खेड़ा जी बताते हैं, असफलता श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के 20 कारण। तो हमें इन बातों पर बड़ा ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा कि असफलता या श्रेष्ठता न हासिल कर पाने के वो 20 कारण कौन से हैं। उससे पहले चार्ल्स शुल्ज कहते हैं, जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हाँ जी हाँ, जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, ऐसी 20 वजह हैं जो हमें असफल बना सकती है। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। इन विषय में जो 20 कारण बताए हैं शिव खेड़ा जी ने, अब हम उन पर बारी बारी एक एक करके प्रकाश डालेंगे। तो उनमें से सबसे पहले शिव खेड़ा जी ने बताया है, नंबर 1 पे बताया है, खतरा उठाने से बचना। हाँ, आज हम जो लोग ये समझते हैं कि हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो किसी प्रकार का खतरा उठाने से बचते हैं।
तो शिव खेड़ा जी बताते हैं कि खतरा उठाने से बचना ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसको कैसे, इसके बारे में आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, सफलता पाने के लिए सोच समझ कर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा हुआ जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारीपूर्ण और उटपटांग कामों को करना भी खतरा उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यह ट्रेनिंग का भी नतीजा हो सकती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उनका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला न ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती रहती है। ऐसे लोग फैसला न ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरा उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरा उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस बार मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। अब आगे देखते हैं खतरे। शिव खेड़ा जी बताते हैं खतरे क्या क्या हैं। हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है, किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है, जीवन में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरा न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह न तो कुछ करता है, न कुछ पाता है, और न ही कुछ बनता है। वे जिंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद होता है। हाँ, तो शिव खेड़ा जी ने बताया कि जो लोग खतरे उठाने से बचते हैं वो अपने जीवन में क्या महसूस करते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का होता है। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे विषय पे बात करते हैं, लगातार कोशिश की कमी। हाँ, शिव खेड़ा जी बताते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही है, उनमें दूसरी चीज़ है लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाए लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अडिलपने में क्या फ़र्क है? हाँ जी, दृढ़ता और अडिलपने में क्या फ़र्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अडिलपन गौर अनिच्छा का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है। नंबर 1, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाए और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करे। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है। ध्यान से सुनिएगा, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है
क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। हाँ जी, तो हम अपना तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह, ये हमारा 3 नंबर टॉपिक है। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोट कर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकिचाते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से 5 पाउंड वजन घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने की बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरअंदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। हाँ जी, तो हमारा नंबर 4 टॉपिक है प्राथमिकताएं तय न करना। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने की बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है, बनिस्पत वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने की बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वज़न देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले असूलों को पढ़ने या रटने से नहीं बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। नंबर 5 है शॉर्टकट की तलाश। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उसने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी काफ़ी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले गए और राजा उनसे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहे तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्त स्कोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार में उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए
और लाख ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आ गया जब लार्क के पास देने के लिए कोई भी पंख नहीं बचा। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह बद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्द ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफदेह भी है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने में समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। ज़िंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली काफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है। तो इसी तरह हम समझ पा रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ें जीवन में पीछे धकेल रही हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आगे शिव खेड़ा जी बताते हैं कि नंबर 6 में शिव खेड़ा जी बताते हैं कि स्वार्थ और लालच। हाँ, स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर हम अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं। तो इसमें शिव खेड़ा जी आगे लिखते हैं कि स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इसका अंत कहाँ है? एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो जो करीब आता जा रहा था वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआती वाली जगह पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। अब नंबर 7 में शिव खेड़ा जी लिखते हैं दृढ़ विश्वास की कमी। हाँ, हमें पीछे धकेलने में एक सबसे बड़ी कमी ये भी है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास की कमी होती है। तो हमें 7 नंबर दृढ़ विश्वास की कमी पर आगे ध्यान देना चाहिए। शिव खेड़ा जी आगे लिखते हैं जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वाले लोगों का हश्र क्या होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर
अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। फिर उनकी सोबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। इस विषय पर हेनरी फोर्ड कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, हमारी ज़िंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिर कर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असली बात यह है कि ऐसी भावनाओं से उबर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। नंबर 2, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं। और नंबर 3, कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। आप किस वर्ग में आते हैं? नंबर 8 में शिव खेड़ा जी लिखते हैं, नंबर 8, कुदरत के नियमों को न समझना। इस विषय पर रॉबर्ट फास्ट कहते हैं कि फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उसके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, सफलता असूलों का नाम है और ये असूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का असूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्वार्थ की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगें। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीले स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। वजह और नतीजे के सिद्धांत। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्ते को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। बोने और काटने का सिद्धांत यह है, नंबर 1, हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। नंबर 2, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी में गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। आगे है नंबर 4, जब हम कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल
कई गुना बढ़कर मिलेगी। और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है। नंबर 5, किसान जानता है कि वह जिस दिन बीज बोता है उसी दिन फसल नहीं काट सकता। फसल तैयार होने में हमेशा कुछ वक्त लगता है। नंबर 6, हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे, हम ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। आगे शिवखेड़ा जी लिखते हैं, यह भौतिक विज्ञान के नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। लोग अक्सर नतीजे बदलने की कोशिश करते हैं जबकि वजह बरकरार रहती है। हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों की खुराक लगातार देते रहें, वरना नकारात्मकता खाली पड़ी जगह पर अपने आप काबिज हो जाएगी। जो बात जेम्स एलन ने अपनी किताब एज ए मैन थिंक्स में कही है, वही बात कई पुरानी कहानियों में भी कही जा चुकी है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह होता है। हम अच्छे बीज बोएंगे तो बगीचा भी अच्छा होगा। अगर हम कुछ नहीं बोएंगे तो भी कुछ ना कुछ उगेगा ही, और वह जंगली घास फूस होगी। यह कुदरत का नियम है। हमारी ज़िंदगी का सच भी यही है। मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि जंगली घास फूस अच्छी बीज बोने के बावजूद उगेंगे। इसलिए निराई का काम हमेशा जारी रहना चाहिए। हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला देते हैं। फिर से, हम किसी गिलास में पानी डालकर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे ला दें तो पानी जमकर बर्फ़ बन जाएगा। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि यह कुदरत का नियम है। हकीकत यह है कि ऐसा होना ज़रूरी है। हमारी विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह है। आप जैसे विचारों का बीज बोते हैं वैसा ही कर्म फलता है। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फलती है। आदत का बीज बोने पर चरित्र वैसा ही फलता है। चरित्र का बीज बोने पर किस्मत वैसे ही फलती है। इस सब की शुरुआत एक विचार से होती है। आकर्षण का नियम। हम उन चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी ही होती है। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है कि चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग खतरनाक होते हैं। वे नकारात्मक सोच वाले दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, बुरे से बुरे नतीजों की उम्मीद करते हैं और कभी मायूस नहीं होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सामाजिक समारोह में सफल लोग दूसरे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, दूसरी ओर असफल लोग असफल लोगों को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से सिर जोड़कर शिकवा शिकायतें करते हैं, कलपते और बिखलते हैं। अब नंबर 9, शिवखेड़ा जी लिखते हैं, योजना बनाने की तैयारी करने की अनिच्छा। विंस लामबर्डी कहते हैं कि जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। आगे शिवखेड़ा जी लिखते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। तैयारी। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। वह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी क्षेत्र में
सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। तैयारी का मतलब है, इनमें तैयारी में किन किन चीज़ें का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले है मकसद, असूल, योजना, अभ्यास, दृढ़ता, धैर्य और आत्मगौरव। तैयारी से आत्म फिर से तैयारी से आत्मविश्वास उपजता है। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम असफलता को सह तो लें पर उसे स्वीकार न करें। इसका मतलब होता है खुद को निराश, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। तैयारी का मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी गलती करते हैं, लेकिन गलती को दोहराने वाला आदमी मूर्ख होता है। गलती करके उसे न सुधारने वाला आदमी और बड़ी गलती करता है। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा न जाए, उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया न जाए, उसे दूसरों को दोष न दिया जाए और बहाने न बनाया जाए। तैयारी न होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। हम में दृढ़ता इन चीज़ों से आती है। सबसे पहले है उद्देश्य, तैयारी, धैर्य, सिद्धांत, सकारात्मक नज़रिया, योजना, गर्व, अभ्यास, कीमत अदायगी। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे पास एक साफ उद्देश्य है? क्या हमारे पास मकसद पाने के लिए कोई योजना है? हम तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर सकते हैं? क्या हम कीमत चुकाना चाहते हैं और किस हद तक आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हमारे पास सफलता हासिल होने से पहले के दबाव को झेलने का धैर्य है? क्या हम बेहतर होने के लिए लगातार अभ्यास करने को तैयार हैं? क्या हम किसी मजबूत असूलों की बुनियाद पर खड़े हैं? क्या हम अपने कार्य प्रदर्शन पर गर्व अनुभव करते हैं? क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नज़रिया है? ये हुई 9वीं बात, जिसमें शिव खेड़ा जी ने बताया योजना बनाने की तैयारी की अनिश्चा। अब आगे शिव खेड़ा जी बताते हैं नंबर 10 में बहाने बनाना, कि हम किस प्रकार अपने जीवन में बहाने बनाते हैं और हमें जो चीज़ें पीछे धकेलती हैं। अब हम आगे गौर फरमाएंगे बहाने बनाना। नंबर 10, जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं: मैं बदनसीब था, मेरे सितारे खराब हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत खराब है, काश मुझे कोई मौका मिल जाता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन दो बातों पर निर्भर होता है: वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता, पर नतीजे मायने रखते हैं। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। अब आगे पढ़िए। बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता है। बंदर उसमें अपना हाथ बड़ी आसानी से बक्से में डाल सकता है। बक्से में मूंगफलियां भरी होती है। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए बक्से में हाथ डालता है। मूंगफलियां लेते समय उसकी मुट्ठी बंद
जाती है। उसके बाद बंदर अपना हाथ बक्से से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जिस छेद के रास्ते वह खुला हुआ हाथ डालता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें से मुट्ठी बाहर निकल सके। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। अब बंदर के पास यह विकल्प होता है कि वह या तो मूंगफलियों को छोड़ कर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए या उन्हें पाने के चक्कर में पकड़ लिया जाए। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह मूंगफलियाँ हाथ में थामे रहता है और पकड़ा जाता है। हम लोग उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली बाधाओं से चिपके रहते हैं। हम खुद को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्योंकि के बाद जो शब्द आते हैं वे उन बाधाओं को ही बयान करते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती रहती है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि ना तो सोचिए, ना कुछ पूछिए, न ही कुछ सुनिए। ये हो गया नंबर 10। अब शिवखेड़ा जी नंबर 11 में लिखते हैं, पिछली गलतियों से सीख न लेना। हाँ जी, हम दरअसल अपनी पिछली गलतियों से बहुत कम सीख लेते हैं। अगर हम अपनी पिछली गलतियों से सीख ले तो हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो इस विषय पर हेनरी सी लिंक कहते हैं कि एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की वजह से। ये हेनरी सी लिंक ने लिखा है। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपने गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीतते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। नंबर 12, अवसर को न पहचान पाना। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर उतना ही बड़ा होगा। नंबर 13, डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट करता है। डर की कुछ आम वजह ये हैं, असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज़ का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है, जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियाद डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियाँ और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को एक ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं
लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाए तो कभी नहीं चल पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 14, शिव खेड़ा जी लिखते हैं, प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपने केवल 10-15 फिर से विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपने केवल 10-12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी वे ज़िंदगी को जी नहीं सके। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने की बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना एक सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने बड़ी दुखी आवाज़ में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ न होना। अब आगे शिव खेड़ा जी नंबर 15 में लिखते हैं, अनुशासन की कमी। उससे पहले टिम कॉनर कहते हैं, आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। अब आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती है? खेलकूद, शिक्षा और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही सोचूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो, वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, न कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूँगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण और त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित न कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा न जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डींग हाँकी और कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों न एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उस दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कई बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ देह है? जिन बच्चों को बिना अनुशासन के
काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर न तो अपनी इज्जत करते हैं और न ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। अब नंबर 16, आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत न करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान न तो अपनी इज्जत करता है और न ही दूसरों की। उनकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार बैठ जाता है। वह फैसले कोई फ़ायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं। वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। अब नंबर 17 है ज्ञान की कमी। विल ड्यूरोट कहते हैं कि 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अपनी अज्ञानता के दायरे को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उससे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। अब आगे नंबर 18। नंबर 18 में भाग्यवादी नज़रिया। भाग्यवादी भाग्यवादी नज़रिया वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी ज़िंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों, खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पाँव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह पाँव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है, मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नज़रिए को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। अगर हम इस ढंग से सोचते हैं तो हमारा असफल होना निश्चित है, क्योंकि आप में दृढ़ता और समर्पण की कमी है। सोचने का यह ढंग साहस, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। कामयाबी कोशिश से मिलती है। एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा और एक बड़ी सी तख्ती लगाकर उसे घुड़शाला में खड़ा कर दिया। तख्ती पर लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने न तो घोड़े से अभ्यास करवाया, न ही उसे
चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया। उसने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया जिसमें वह आखिरी नंबर पर रहा। घोड़े के मालिक ने फौरन तख्ती बदल दी और घोड़े पर एक नई तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। लोग अपने आलसीपन या ज़रूरी चीज़ों को न करने की वजह से नाकामयाब होते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। नज़रिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना ज़िंदगी एक अंधा तजर्बा है। तंग, सुस्त और कमज़ोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करते हैं। वह आपको बताएंगे कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई है। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका मतलब यही होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फ़र्क है। जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ रहने वाला हर आदमी किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। इस आदमी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसका कहना था, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे बचाने के लिए एक जीप आई, पर उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर और बढ़ने पर वह अपने मकान की दूसरी मंजिल पर चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। वह आदमी अपने मकान की छत पर चला गया। उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर से दोहराई, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने पर उसने उनसे गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया। भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था। भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने की बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। किस्मत लायक लोगों पर ही मेहरबान होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे उस मशीन को बनाने में नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? अच्छी किस्मत तभी हासिल होती है जब तैयारी और अवसर का मेल हो। कोशिश और तैयारी के बिना अच्छे सहयोग घटित नहीं होते। आगे है भाग्य। उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा, उसने मौज मस्ती छोड़ी, उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, उसने नई बातें सीखी। वह आगे बढ़ता गया, पाने के लिए सफलता जरा सी। दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा और जब वह सफल हुआ, लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। नंबर 19, उद्देश्य की कमी। वाशिंगटन इरविंग कहते हैं, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। आगे शिव खेड़ा जी लिखते हैं, अगर हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने अपने गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया।
इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने के 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कमिंघम के मुताबिक ये इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है शैली मोन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज़ टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है। नंबर 20 में लिखते हैं साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवाया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीद पूरी हो जाती है। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती है जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और ख़ास लोग के बीच यही फ़र्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। आगे है सफलता का नुस्खा। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा न हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे न तो ज़्यादा आंच देनी होगी, न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अगर नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक। हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता न करें। हाँ जी दोस्तों, इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय, हमें कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही है, समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने जीवन में हम जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम समझेंगे, ताकि हम भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। तो अभी के लिए नमस्कार। हम जल्द आपके सामने 5वां अध्याय लेके आने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेरणा। तो तब तक के लिए निकलेश तंवर की ओर से सभी को नमस्कार।